धीरज को मैनेजर कुलकर्णी ने अपने केबिन में बुलाया। लिहाजा मशीन रोककर वो उसी ओर चल दिया, लेकिन अंदर चल रही बातचीत को सुनकर उसके कदम केबिन के बाहर ही ठिठक गए। देख फकीरा, मैनेजर कुलकर्णी अंदर बैठे हुए फकीरा को समझ रहे थे। अगर तूने ऐसा कर लिया तो समझा ले कि 2 ही दिन में तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन साहब, फकीरा हकलाने लगा, ये तो धोखाधड़ी होगी। युधिष्ठिर न बन फकीरा। कुलकर्णी की आवाज में कुछ झंझलाहट थी। कारोबार में ये सब चलता रहता है, सभी तो मिलावट किया करते हैं। धीरज उल्टे पांव अपनी मशीन के पास लौट आया। मैनेजर और फकीरा में आगे क्या बात हुई होगी, उसने इसका अंदाजा लगा लिया था। वो सोच में पड़ गया, तो क्या कुलकर्णी मालिक की आंखों में धूल झोंकना चाहता है? धीरज फिर से मशीन पर काम करने लगा। मशीन के मुंह से लाल पीले कैप्सूल उछल उछल कर नीचे रखी ट्रे में गिरते जा रहे थे। ओखला में कपूर की उस लेबोरेटरी में जिंदगी को बचाने वाली बहुत सारी दवाएं बनती हैं। 60-70 मजदूरों की देखरेख मैनेजर कुलकर्णी करता है। कपूर साहब तो कभी कभार ही आते हैं। कारोबार के संबंध में वो ज्यादातर दिल्ली से बाहर ही रहते हैं। धीरज उनका बहुत ही भरोसेमंद मुलाजिम था। 2 साल पहले धीरज ओखला की किसी फैक्ट्री में तालाबंदी होने से बेरोजगार हो गया था। उस दिन वो निजामुद्दीन के क्षेत्रीय रोजगार दफ्तर के बाहर खड़ा था। तभी सामने दौड़ती हुई कार के तेज रफ्तार में मुड़ने से एक फाइल सड़क पर आ गिरी। धीरज ने फाइल उठाकर जोर जोर से आवाजें दी, साहब जी, आपके कागजात गिर गए हैं। आगे के चौराहे पर वो कार तेजी से रुक गई। धीरज भागता हुआ वहीं पहुंचा। वो हांफने लगा था। फाइल लेते हुए कपूर साहब ने उससे पूछा था, क्या करते हो तुम? बस साहब, इन दिनों तो ऐसे ही सड़कें नाप रहा हूं, कहकर वो सिर खुजलाने लगा। नौकरी करोगे? उन्होंने पूछा था। मेहरबानी होगी साहब जी, उसने हाथ जोड़ दिए। आओ, गाड़ी में बैठो। उन्होंने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल दिया तो धीरज गाड़ी में जा बैठा। धीरज के बैठते ही कार तेजी से ओखला की तरफ दौड़ने लगी थी। बस तभी से वो उनकी लेबोरेटरी में काम कर रहा है। पिछले महीने मजदूरों की एक मीटिंग हुई थी। उसमें कई लोकल कॉमरेड आए हुए थे। वो लोग बोनस के मसले पर बात कर रहे थे। धीरज ने भी कुछ कहना चाहा था। एक कॉमरेड उसकी ओर देखकर बोला था, आप शायद कुछ कहना चाहते हैं? बोनस का मामला आपसी बातचीत से ही सुलझाना ठीक रहेगा, धीरज ने अपना सुझाव दिया था। घेरावों और हड़तालों से अपने ही लोगों की हालत खराब होती है। ठीक कहते हो कॉमरेड, कहकर एक मजदूर नेता मुस्कुरा दिया। हड़ताल तो हमारा आखिरी हथियार होता है, इससे तालाबंदी की नौबत तक आ जाती है, धीरज बोला था। जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, सिर हिलाकर कॉमरेड ने अपनी सहमति जताई थी। खाली मशीन खड़खड़ की आवाज करने लगी थी। धीरज ने उसमें दवा का पाउडर डाल दिया था। लाल पीले कैप्सूल फिर से ट्रे में गिरने लगे थे। अरे, फकीरा ने धीरज के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुझे मैनेजर साहब याद कर रहे थे? ये सुनकर धीरज मुस्कुरा दिया और पूछा, क्यों? फकीरा ने उसकी मुस्कान का राज जानना चाहा। वो मुझे भी चोर बनाना चाहते होंगे, धीरज उसी तरह मुस्कुराते हुए बोला। तो तू हमारी बातचीत सुन चुका है? फकीरा चौंक गया। हाँ, धीरज ने गहरी सांस ली। सुनकर मैं वापस चला आया था। हमारे ना करने से कुछ नहीं होता धीरज, वो उसे समझाने लगा। हमारे यहाँ मिलावट का धंधा पिछले 2-3 साल से हो रहा है। घीसू, मातंबर, सांगा सभी तो मिलावट करते हैं। ये तो बहुत गलत किया जा रहा है। धीरज गंभीर हो गया और उसके माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी। ये लोग तो मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। ज्यादा ना सोचा कर मेरे यार, फकीरा ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। हम मजदूरों को ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। हम लोगों का काम केवल मजदूरी करना होता है। नहीं फकीरा, यहाँ मैं तुमसे सहमत नहीं हूं, धीरज ने उसकी बात काट दी। मजदूर होने के साथ साथ हम इंसान भी तो हैं। तो फिर सोचते सोचते अपना शरीर सुखाता रहे, झिंझलाकर फकीरा अपनी मशीन की तरफ चल दिया। शाम को लेबोरेटरी में छुट्टी हो गई तो सभी मजदूर घर जाने लगे। धीरज भी अपनी साइकिल उठाकर चल दिया। आगे चौराहे पर वो रुक गया। उसके मन में खलबली मच रही थी। वो तय नहीं कर पा रहा था कि किधर जाए। अगले ही मिनट उसकी साइकिल मेन रोड की ओर मुड़ गई। पैडल मारता हुआ वो डिफेंस कॉलोनी की ओर चल दिया। आज वो मालिक को सब कुछ सच सच बता देना चाहता था। कपूर साहब की कोठी आ गई। उसने साइकिल कोठी के बाहर खड़ी कर दी। उस समय कपूर साहब क्यारी में पानी दे रहे थे।
उसे देखकर वो मुस्कुराकर बोले, आओ धीरज, अंदर आ जाओ। वो सिर खुजलाता हुआ बोला, सर, मैं आज आपसे ज़रूरी बात करने आया हूँ। शीला, कपूर साहब ने अपनी पत्नी को आवाज़ दी। ज़रा 2 कप चाय तो भेजना। धीरज संकोच से सिकुड़ता ही जा रहा था। आज तक उसने जितनी भी नौकरियां की, कपूर साहब जैसा मालिक कहीं नहीं देखा। वो सर, धीरज ने कुछ कहना चाहा। अच्छा, पहले ये बता कि तेरी बेटी कैसी है? कपूर साहब ने उसकी बात बीच में ही काट दी। धीरज ठगा सा रह गया। उसकी बेटी के बारे में उन्हें कैसे मालूम? तभी उसे याद हुआ कि पिछले महीने शरबती बेटी के बीमार होने पर उसने 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी। हो सकता है कि उसकी अर्जी मालिक तक पहुंची हो। तभी उसने हाथ जोड़ दिए। पहले से ठीक है सर। कपूर साहब की पत्नी लॉन में 2 कप चाय ले आईं। धीरज ने उठकर उन्हें नमस्कार किया। कपूर साहब ने पत्नी को उसका परिचय दिया। ये अपनी लेबॉरेटरी में काम करता है। मालकिन मुस्कुराकर अंदर चली गई। कपूर साहब ने चाय की चुस्की लेकर पूछा, हाँ तो धीरज, अब बताओ कि कैसे आना हुआ? लोगों की जान बचाइए मालिक, कहते हुए उसने सही सही बात बता दी। ठीक है धीरज, इस बारे में मैं पूरी छानबीन करूंगा। कपूर साहब को नमस्कार कर धीरज घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वो उसी मामले पर सोचता रहा। कहीं मैंने मजदूरों के साथ गद्दारी तो नहीं की? उसके कानों में फकीरा के शब्द गूंजते जा रहे थे। मजदूरों को ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। धीरज दिमागी रूप से बहुत परेशान हो गया था। पत्नी ने कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी। पत्नी हंसकर बोली, शरबती के पापा, तुमने जो भी किया है अच्छा ही किया है। अपने सही काम पर पछतावा कैसा? तो अच्छा ही किया है ना? धीरज ने कहा। तुमने तो अपना फर्ज निभाया है, पत्नी ने धीरज के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहा। कपूर साहब को कुलकर्णी पर बहुत ज्यादा भरोसा था। उन्हें कुलकर्णी से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। कपूर साहब ने लेबॉरेटरी में बने कैप्सूलों और दूसरी दवाओं की किसी भरोसे की प्रयोगशाला से जांच कराई। पता चला कि उनमें 20% मिलावट है। ऐसे में उन्हें सारी दुनिया घूमती नजर आने लगी। इससे उन्हें गहरा धक्का लगा। एक दिन कपूर साहब ने कुलकर्णी को मैनेजर के पद से हटा दिया। उसकी जगह पर वो खुद ही मैनेजर का काम देखने लगे। लेबॉरेटरी में फिर से बिना मिलावट के दवाएं बनने लगी। उनकी बिगड़ी साख फिर से लौट आई। एक दिन कपूर साहब ने धीरज को अपने केबिन में बुलाया। धीरज एक तरफ हाथ बांधे खड़ा होकर बोला, जी मालिक। हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं धीरज। कपूर साहब आभार जताने लगे। अगर तुम न होते तो हम पूरी तरह से तबाह हो जाते। हमारी सारी साख मिट्टी में मिल जाती। ये तो मेरा फर्ज था मालिक, धीरज ने कहा। हर कोई तो फर्ज नहीं निभाता ना, कपूर साहब बोले। धीरज चुप रहा। आज से तुम हमारी लेबॉरेटरी के सुपरवाइजर बन गए हो। कपूर साहब ने धीरज को उसी समय तरक्की दे दी। ओ मालिक, कहकर वो उनके पैरों पर गिर पड़ा। कपूर साहब ने उसे दोनों हाथों से उठाया। वो उसकी पीठ थपथपाने लगे और कहने लगे, ये तरक्की मैंने नहीं दी है, बल्कि ये तो तुम्हें तुम्हारी काबिलियत से मिली है। अब धीरज के रहन सहन में बदलाव आने लगा। इस बीच उसकी बेटी शरबती भी ठीक हो गई। कपूर साहब की उस लेबॉरेटरी में वो और भी लगन और ईमानदारी के साथ काम करने लगा था।